चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग GS 365 के लेक्चर्स को डील कर रहे हैं, जहां पर हम पॉलिटी सेगमेंट को डील कर रहे हैं और बहुत सारे हम लोगों ने चैप्टर्स को डील कर लिया है। लेकिन जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। और आप इस चीज को समझो कि फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चाहे वो हो प्री हो मेंस हो, हर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक कि इंटरव्यू के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप अपने डे टू डे लाइफ को भी देखते हैं तो उसमें भी फंडामेंटल राइट्स के बहुत ज्यादा रोल होता है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको अपने फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स पता है तो आपको अपने फंडामेंटल ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए। द रीजन इज वेरी सिंपल कि अगर आपको कुछ राइट्स स्टेट प्रोवाइड कर रही है तो आपकी ड्यूटीज भी हैं कुछ स्टेट के प्रति। तो उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आज हम डिस्कस करने जा रहे होंगे फंडामेंटल राइट्स को। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे। और मैं आपको बस यही कह सकता हूँ कि कहीं भी आप पढ़ रहे हो, लेट से आप बस एक बार जो नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर कराया जा रहा है उससे अपने नोट्स को टैली करके देख सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, ये मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे हम चीज़ों को, और बहुत जगहों से हम लोग तीन चार जो स्टैंडर्ड सोर्सेस है उन सभी को कंपाइल करके आपको एक जगह कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो है वो आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्लियर हो। रीजन आप देखेंगे किसी भी एग्जाम में फंडामेंटल राइट से अगर आप क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छे एग्जाम्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को लेके जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा डिटेल में चीज़ें पता है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि सर फंडामेंटल राइट्स का हमें जिक्र कहाँ देखने के लिए मिलता है। यानी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर चुके हैं कि इट इज़ अ लॉ बुक जो गवर्न करता है हमारे स्टेट को। तो अगर हम बात करते हैं कि उसी लॉ बुक में पार्ट्स आर बिंग देयर, और जिसमें जो पार्ट 3 है उसमें हमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र मिलता है। यानी हम ये ऐसा कह सकते हैं कि पार्ट 3 में कुछ राइट्स दिए गए हैं और वो फंडामेंटल हैं। अब क्यों फंडामेंटल हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अब ये जानें कि उसी पार्ट के अंदर देयर आर आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 12 टू 35, आर्टिकल नंबर 12 टू 35 डील्स विद द फंडामेंटल राइट। जो आर्टिकल आपके हैं 12 टू 35 वो आपका डील करता है फंडामेंटल राइट से, और पार्ट 3 के अंतर्गत ये है। आपको हो सकता है कि चीजें बेसिक्स लगे, पर बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये सारी चीजें पूछी जाती हैं और हम लोग पूरा बेसिक्स क्रैश के शुरू करेंगे, तो फिर ये सारी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए सवाल ये उठता है कि ये फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कहाँ से लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम लोगों ने लिया है ये हम लोगों ने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। यानी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया है। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती है जो हम लोगों ने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। इसीलिए मैंने आपके साथ एक मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। कितना हद तक ये कहना है सही है या गलत, वो हम लोग ने डिस्कस किया था। तो वहां से आपको पता चल सकता है कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया है। अब आप बात करेंगे तो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने के लिए मिलता है, उसे कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स इज बेसिकली नथिंग बट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूएसए। यूएसए में भी आपको फंडामेंटल राइट्स देखने के लिए मिलते हैं और उसे हम बिल ऑफ राइट्स के अंतर्गत रखते हैं। तो यानी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे जिस प्रकार से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 को देखते हैं तो आपको एक इनहेरेंट मीनिंग मिलता है कि यहाँ पर जो राइट्स दिए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। उसी प्रकार से आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में बिल ऑफ राइट्स देखने के लिए मिलता है, जहां पर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए के लोगों के लिए जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं वहां पर। तो वहीं से हम लोगों ने लिया है। लेकिन अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या एबॉलिश हो गया नहीं हो गया। लेकिन सबसे पहले हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझनी, वो समझनी होगी हिस्ट्री के ऊपर। क्योंकि अगर हम थोड़ा हिस्ट्री को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं आमतौर पे, तो अगर थोड़ा हिस्ट्री को समझेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना
यानी हम हिस्ट्री में ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये फंडामेंटल राइट का इवोल्यूशन हमें किस तरह से देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देयर वाज अ बिल कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बिल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। तो ये आपका एक बिल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895, और ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था या क्रिएट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, 1995 में आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल जो है वो तैयार किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और यहाँ पर पहली बार फर्स्ट टाइम जो है वो फंडामेंटल राइट्स की डिमांड रखी गई थी। तो आपको यहाँ ये समझ जाना है कि फंडामेंटल राइट्स की जो पहली हम डिमांड देखते हैं वो हमें देखने के लिए मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में, जो कि क्रिएट किया गया था किनके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्रिएट किया गया था। अगर हम दूसरी बात करते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे चीज़ों को और आगे तक लेके आएंगे, तो आपको पता होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेहरू रिपोर्ट, जो कि आपके मोतीलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था। एक रिपोर्ट दैट इज कॉल्ड द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। ये आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ऑल्दो ये तो नहीं पढ़ते होंगे बट ये आप पढ़ते होंगे डेफिनेटली। तो वहीं पर जो है दूसरी बार कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का डिमांड रखा गया था, और वहां पर यह कही गई थी कि वी वांट फंडामेंटल राइट्स दैट आर इनएनिलेबल। मीन्स ये किसी भी व्यक्तियों के द्वारा जो है वो इसे, या किसी स्टेट के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है, छीना नहीं जा सकता, या फिर कह सकते हैं कि इसके एब्रोगेशन में कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता। ये हम अभी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड आपका आ जाता है, ये अगर आपको ध्यान हो तो सीडीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि, क्योंकि देखिए ये सारे इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पर हैं, बट उस समय आपको पता होगा कांग्रेस वाज इन फुल फ्लेज। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, तो कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट का डिमांड कब रखा, ये आपको जानना होगा। तो देयर वाज अ सेशन कॉल्ड एज कराची सेशन। एक आपका कराची सेशन आपको देखने के लिए मिलता है, और ये कराची सेशन आपका 1931 में हुआ था, और इसी 1931 के कराची सेशन में पहली बार जो है वो फंडामेंटल राइट के बारे में जिक्र की गई थी, या फिर एक रेजोल्यूशन जो है वो कांग्रेस के द्वारा अडॉप्ट किया गया था रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पर सवाल दूसरा थोड़ा सा इधर से अगर हम ऊपर उठा के समझें, या फिर अगर हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ के समझें कि क्या पूछा जा सकता है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कराची सेशन को प्रिसाइड कौन कर रहे थे। तो कराची सेशन वॉज बींग प्रिसाइडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये भी आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम लोगों ने फिर डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर हमारा फंडामेंटल राइट्स का वहीं पर जो है डिस्कशंस हुई चीजें, और फिर उसके बाद आपका जो है फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट में यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में आ गए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं, जब हम लोग उतने देर से बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स सर, यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं फंडामेंटल, तो इन राइट्स में ऐसा क्या है जो आप इसको फंडामेंटल राइट्स कह रहे हैं, यानी कि इन राइट्स को फंडामेंटल कहने के पीछे का मकसद क्या है। तो आप ये समझें कि दीज राइट्स आर फंडामेंटल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर हम बात करें ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की अगर बात करें तो उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए इन राइट्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करते हैं मटेरियल डेवलपमेंट, अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्पिरिचुअल, और हम बात करते हैं मोरल, तो अगर आप देखते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल के लिए अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कैसे ये हम वन बाय वन करके जब आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इस चीज को समझना। इसके बाद सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी होगी कि इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा के रूप में देखा जाता है। तो देखिए एक मैग्ना कार्टा आपने पढ़ा होगा फर्रुख शेर वाला हिस्ट्री में, ये थोड़ा सा अलग है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर बात किया जाए तो मैग्ना कार्टा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब देखिए इसमें आपको ये समझने वाली चीज आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट कि जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये आपको
जो है इसको हम लोग एक करेंगे, आगे करेंगे, एक काम करते हैं, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले आपको ये मैं थोड़ा डिस्कस कर लेते फीचर, क्योंकि अभी आगे डिस्कस करना है तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज योर फंडामेंटल राइट इज बीइंग कंसीडर्ड एज द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, इसे आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाता है। अगर आप बात करते हैं क्यों इसे हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, क्योंकि जो भी आप पॉलिटिकल राइट्स देखते हैं वो आपको फंडामेंटल राइट्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं सोशियो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, अगर बात करें सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो वो आपको देखने को मिलता है डीपीएसपी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और वन बाय वन करके जब हम आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे तब वहां पर हम आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। फिर कहीं ना कहीं आप देखेंगे फंडामेंटल राइट जो है वो एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑन होम, लिमिटेशन जो है ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर है और साथ ही साथ लेजिस्लेचर के ऊपर भी है। यानी कोई लॉ ऐसा ना बना दिया जाए जो कि फंडामेंटल राइट्स के को एब्रोगेट करता हो। ऑल्दो एब्रोगेशन वाला अलाउड है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, केस 1 अंडर भारतीय केस एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत कुछ। तो ये सारी चीजें जो है आपको थोड़े से आगे धीरे धीरे जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए एक जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे तो आपको यह समझना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही एक बात कही गई है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हार्मोनी। वी नीड टू मेंटेन अ हार्मोनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी, क्योंकि अगर आप देखेंगे दोनों के बीच में हार्मोनी बनाने की जरूरत है। रीजन है, आप देखेंगे बहुत जगह कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। यहीं पर अगर आप बात करेंगे तो 31C जो आर्टिकल है वो भी एग्जिस्टेंस में आ जाता है। जब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा, जहां पर ये कहा गया है कि जब डीपीएसपी का रोल आता है तो बहुत जगह पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वहां पर फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। ये किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में आपको मिलती क्या क्या चीजें हैं। यानी हम बार बार फंडामेंटल राइट कह तो रहे हैं, लेकिन आपको मिलता क्या है। तो देखिए सर, ये बहुत ही बेसिक चीज है। जो अगर हम बात कर सकते हैं कैटेगरीज की, देखिए आपके पास 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से कि एक आपका एब्रोगेट हो गया है, तो अभी आपको प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट्स देखने के लिए मिलता है। पहला जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वलिटी है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको पूरा लिख लेंगे। राइट टू इक्वलिटी जो कि आपका आर्टिकल नंबर 14 टू 18 के अंतर्गत आता है। इसमें हम फिर डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल नंबर 14 में किस तरह से इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 15 के अंदर जो किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को ये प्रोहिबिट करने की बात कही गई है। फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपका 16 आ जाता है। इस तरह से जो चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारा। ठीक है, सो डोंट वरी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आपका आता है राइट टू फ्रीडम। तो इसके अंदर आपके जो आर्टिकल्स आ जाते हैं वो 19 से लेके आपका 22 तक आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका आ जाता है देयर इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में सिर्फ 2 आर्टिकल्स आते हैं, 23 एंड 24। 23 इज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, और 24 आपका प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इनटू द हैजार्डियस फैक्ट्रीज। ठीक है, या हैजार्डियस वर्क कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड आपको मिलता है, तो ये आपका 25 टू 28 है। उसके बाद 2 आर्टिकल्स और हैं, 29 एंड 30, दैट इज योर कल्चरल, जो आपको माइनॉरिटी से रिलेटेड राइट है, कह सकते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, उसके बाद आपका 6 तो जो आ जाता है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आ जाता है। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो रिट्स वाला आपका पोर्शन है, आर्टिकल नंबर 32। देखिए यहीं पे बीच में आपका एक और आता था, दैट इज योर राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी को, तो उसे एब्रोगेट कर दिया गया। ये आर्टिकल 31 में आता था, बट इसे हटा दिया, मतलब एब्रोगेट नहीं, इसे हटा के आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसे एक लीगल राइट बना दिया गया। दिस इज नाउ अ लीगल राइट। और क्या है लीगल राइट, ये सारी चीजें हम देखेंगे, बट आप यहाँ ये समझें कि इट इज अ लीगल राइट विच इज अवेलेबल टू एनी पर्सन। आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है आपका सीएससी में आया हुआ है, क्योंकि लीगल राइट से पता होने से चीजें आपकी कंप्लीट नहीं होगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, तो ये आपको किसी भी पर्सन को अवेलेबल होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो आपका किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था 4+4 दैट इज 1978, 8 आएगा 1978, 42 में 1976 आएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ 6 राइट्स बच गए हैं। ठीक है, देखिए इसके आगे जो पोर्शंस हैं वो हम किसी और आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे ड्यू टू सम प्रॉब्लम। ऑल्दो हम इतने छोटे लेक्चर्स नहीं बनाते हैं, बट कुछ कारणवश हम लोगों को इसको वाइंड अप करना पड़ेगा। और जो आपका इसके आगे हम कोई एक लेक्चर लेंगे जिसको थोड़ा बड़ा लेने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो। आई होप इतना तक जो चीज़ें हम लोगों ने क्लियर की हैं वो आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।